हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं द नर्वस सिस्टम। इस चैप्टर को ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला नर्व सेल, उसके फंक्शंस और उसके पार्ट्स, और दूसरा नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, रिफ्लेक्स एक्शन वगैरह। जनरली देखा गया है कि इस लेवल के एग्जाम्स में नर्वस सिस्टम पर ज़्यादा फोकस रहता है और नर्व सेल से जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफ़ी बेसिक होते हैं, आप उन्हें कर सकते हैं। तो हम लोग भी इस चैप्टर को उसी हिसाब से पढ़ेंगे और ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, उनके फंक्शंस, उनके पार्ट्स पर ज़्यादा फोकस देते हुए इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नीड ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हमें हेल्प करता है आसपास हो रही चीज़ों को फील करने में, उनके प्रति रिस्पॉन्ड करने में, और हमारे मसल्स और बाकी जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं उन्हें ऑर्गेनाइज करने में भी। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है: सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन। सेल बॉडी में न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ का साइटोप्लाज्म होता है। इसमें जनरली सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं एक्सेप्ट फॉर सेंट्रोसोम, क्योंकि नर्व सेल ने रिप्रोड्यूस नहीं करता है, नर्व सेल डिवाइड नहीं करता है। डेंड्राइट्स इसी से निकलते हुए छोटे प्रोट्रूजन्स होते हैं, ये हेल्प करते हैं नर्वस इम्पल्सेस को साइटोन तक लाने में। एक्सॉन एक लॉन्ग पार्ट होता है जो कि निकलता है इसी सेल बॉडी से, और ये नर्वस इम्पल्सेस को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। आपने पहले पढ़ा है कि नर्व सेल्स हमारी बॉडी के लॉन्गेस्ट सेल्स होते हैं और इस लेंथ में ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन इसी एक्सॉन का होता है। In most neurons, the axon is surrounded by a white insulating sheath known as myelin sheath, इसे medullary sheath भी कहते हैं, which is covered by an outermost thin sheath called neurolemma. The myelin sheath shows gaps through the length which are called nodes of Ranvier. आप यहाँ देख सकते हैं जो बीच में gaps होते हैं उन्हें nodes of Ranvier कहा जाता है। Some axons may have side branches called collaterals. The end portions of axons have small swollen ends like bulbs which store certain chemicals called neurotransmitters. तो जो नर्व सेल्स के एंडिंग होते हैं वहां पर एक सिनैप्स होता है जो कि अगले नर्व सेल से कनेक्ट करने में उन्हें हेल्प करता है। यहाँ पर एक छोटा सा गैप होता है जो कि फिल होता है इन्हीं केमिकल्स के थ्रू। जब कोई नर्व इम्पल्स आती है तो वो इस नर्व सेल से पास होने के बाद इन्हीं सिनैप्स तक पहुंचती है और उस सिनैप्स पर ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करती है एक नर्व सेल, जो कि दूसरे नर्व सेल उन्हें पकड़ती है और फिर उस ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाती है। हम लोग आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा इसके बारे में, कैसे ट्रांसमिट होता है जो भी इम्पल्स हमारे नर्व सेल तक आती है। Axon terminals are closely placed near the dendrites of another one or more neurons but are not connected. Such gaps between them are called synaptic clefts. Some basic terms in nervous activity आप ये पढ़ सकते हैं: stimulus, response, impulse, receptors और effectors किसे कहते हैं। इसके बारे में आपने जूनियर क्लासेस में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, जब हम लोग पढ़ते थे कि कौन कौन से सिस्टम्स हमारे बॉडी को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं है इस चैप्टर का। अगर हम लोग हमारे टारगेट एग्जाम्स को लेकर देखें तो आप पढ़ सकते हैं कि यहाँ सोडियम पंप्स हेल्प करते हैं हमारे नर्व इम्पल्सेस को फील करने में और उन्हें आगे बढ़ाने में। जनरली पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट को मैनेज करते हुए ये नर्व इम्पल्सेस आगे बढ़ती हैं। एक बार जब इम्पल्स रिसीव कर लेती है एक नर्व सेल तो वो अगले नर्व सेल तक पहुंचने के लिए इन्हीं सोडियम पंप्स की हेल्प लेती है। उसके साथ कभी कभी पोटेशियम पंप्स भी यूज़ होते हैं, उनके बारे में आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे अगर आपको डीप स्टडी करनी है तो। KVPY या NTSC में इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। आगे हम लोग बढ़ें तो सिनैप्स के बारे में यहाँ दिया गया है। एसिटाइल कोलिन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है जो कि नर्व इम्पल्सेस को अगले न्यूरॉन तक ले जाने में मदद करता है। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। सबसे पहला है सेंसरी न्यूरॉन जो कन्वे करता है इम्पल्स को रिसेप्टर से मेन नर्वस सिस्टम तक। मोटर न्यूरॉन जो इम्पल्स को कैरी करता है मेन नर्वस सिस्टम से इफेक्टर तक, जो कि मसल्स होते हैं। और एसोसिएशन या फिर कनेक्टिंग न्यूरॉन्स जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं, जो कि सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स को कनेक्ट करने में मदद करता है। नर्व्स को अगर हम लोग देखें तो नर्व इज अ बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स ऑफ सेपरेट न्यूरॉन्स इंक्लोज्ड इन अ ट्यूबुलर शीथ। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग काफ़ी सारे एक्सोन्स एक साथ कलेक्ट होकर एक ट्यूबुलर शीथ के अंदर रहकर एक नर्व बनाती है। 3 kinds of nerves are as follows: sensory nerves, motor nerves और mixed nerves. सेंसरी नर्व्स में सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, मोटर नर्व्स में मोटर न्यूरॉन्स होते हैं और मिक्स्ड नर्व्स में दोनों न्यूरॉन्स होते हैं। सेंसरी नर्व्स के एग्जांपल है ऑप्टिक नर्व जो कि आई में होता है, इसके बारे में आपने क्लास 7th में पढ़ा था जब हमें सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ाया जा रहा था। मोटर नर्व में सिर्फ मोटर न्यूरॉन्स होते हैं और ये नर्व अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन एंड सप्लाइंग
द मसल्स ऑफ आई बॉल फॉर द रोटेशन ऑफ आई। तो हमारे आई को रोटेट करने में हेल्प करती है जो मसल, उस तक पहुंचने वाली जो नर्व होती है वो मोटर नर्व होती है। मिक्स नर्व जैसे स्पाइनल नर्व, उसमें दोनों तरह के नर्व्स होते हैं और ये दोनों काम करने में हमारी हेल्प करती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं टू मेजर डिविजन्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सोमैटिक और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम्स आती हैं। इनके बारे में हम लोग थोड़ा और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ द ब्रेन के बारे में बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का और मैं चाहूँगा कि आप पूरे कॉन्सेंट्रेशन से इसे सुने, क्योंकि ब्रेन से ही ज़्यादातर क्वेश्चंस जो इस चैप्टर के देखने को मिले हैं एनटीसी या केवीपीवाई में वो आते हैं। इन प्रपोर्शन टू द साइज ऑफ बॉडी द ह्यूमन ब्रेन इज द लार्जेस्ट अमंग ऑल एनिमल्स, और ये एक मेजर कारण माना जाता है हमारी डोमिनेंस का इस एनिमल किंगडम में। द ब्रेन इज वेरी डेलिकेट एंड वेल प्रोटेक्टेड ऑर्गन इनसाइड द ब्रेन बॉक्स, जिसे क्रेनियम भी कहा जाता है, और ये हमारा जो स्कल होता है उसे कहते हैं। हमने स्केलेटल सिस्टम में पढ़ा था कि ये इमूवेबल जॉइंट से बना होता है हमारा ये जो स्कल है, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि ब्रेन हमारे बॉडी का वन ऑफ द मोस्ट वाइटल ऑर्गन्स है। Bulk, the adult brain weighs about 1.35 kg and constitutes about 2% of the total body weight. It is 80% water and consumes more than 25% of the total oxygen taken into the body. तो ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई इंश्योर करने के लिए काफ़ी सारे प्रोविजंस होते हैं हमारे बॉडी में, और ब्रेन हमारे बॉडी के ऑक्सीजन कंजम्पशन का एक मेजर प्रपोर्शन लेता है। ब्रेन के जो कवरिंग्स होते हैं इन्हें आप इसी ऑर्डर में याद रखें तो अच्छा होगा। ड्यूरा मैटर, ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। एरेक्नॉइड, ये थिन डेलिकेट मिडिल लेयर होता है। और पाया मेटर, ये इनर मोस्ट हाईली वस्कुलर मेम्ब्रेन होता है जिसे ब्लड से अच्छी तरह से सप्लाई किया जाता है। ये तीन जो प्रोटेक्टिव लेयर्स होते हैं इन्हीं की मदद से हमारा ब्रेन इस प्रोटेक्शन लेवल तक पहुंच पाता है। मेनिंजाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस। मेनिंजाइटिस आपने सुना होगा, कुछ लोगों को ये हो जाता है और इसके कई सारे रीजंस होते हैं। कभी कभी इस डिजीज़ को देखने में आता है कि वो अलग अलग कारणों से होते हैं, और इसी मेनिंजेस में जब ये इन्फेक्शन हो जाता है तो इसे मेनिंजाइटिस कहा जाता है। द स्पेस बिटवीन द कवरिंग मेम्ब्रेन इज फिल्ड विथ वाटरी फ्लूइड, जिसे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी कहा जाता है, क्योंकि ये मतलब इसका नाम हम लोग जो देखें तो सेरेब्रम और स्पाइनल से बना हुआ है, क्योंकि यही फ्लूइड बाद में स्पाइनल कॉर्ड में भी होता है प्रेजेंट, उसके प्रोटेक्शन में भी ये मदद करता है। The same fluid also fills the central spaces of the brain and central canal of the spinal cord. Parts of the brain. Parts of the brain काफी important portion है इस chapter का। Cerebrum. The cerebrum is the largest portion of the brain. It is divided into two halves called cerebral hemispheres. Their outer surface is highly covulated with ridges and grooves. इन्हें जैसा हम जानते हैं गायरी और वल्की कहा जाता है। इसके बारे में हम लोग आगे थोड़ा आप नोट कर सकते हैं। सेरेब्रम काफ़ी ज़्यादा फोल्डेड होता है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, तो उन्हें एक साथ रखने के लिए इतना ज़्यादा फोल्ड्स बनाए जाते हैं हमारे ब्रेन में। ईच cerebral hemisphere is hollow internally and the walls have two regions, an outer cortex and inner portion medulla. यहाँ पर जो ब्रेन का डायग्राम दिया गया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम कई एग्जाम्स में मैं कह सकता हूँ डायरेक्टली पूछा जाता है, और इसमें आपसे कोई भी एक रैंडम पार्ट को ABC करके मार्क कर दिया जाएगा और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये आखिर कौन सा पार्ट है। तो आप इसे ध्यान से अगर याद कर लें तो आपको ये कुछ मार्क्स में हेल्प कर सकता है। The outer portion of the cerebrum contains cell bodies and the neurons, and being grayish in color, it is called the gray matter. Gray matter आपने सुना होगा और इसके बारे में कई सारी स्टडीज़ भी की जाती हैं जो कि रेगुलरली आपने, अगर आप न्यूज़ फॉलो करते होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आपको पता होगा ग्रे मैटर क्या होता है। It is the layer of gray matter which is folded to form the convolutions. The folds are called gyri and the grooves are called sulci. Such a system increases surface area to accommodate more nerve cells. Nerve cells को accommodate करने के लिए, जैसा मैंने आपको बताया, ये जो होते हैं convolutions जिन्हें gyri और sulci कहा जाता है। It is believed that higher number of convolutions in the human brain is due to the larger number of brain cells and hence greater intelligence. The inner portion of cerebrum consists of white matter which mainly contains the axons of the neurons. जो axons वाला portion होता है उसे white matter कहा जाता है। Corpus callosum is the sheet of fibers connecting the two cerebral hemispheres. Its function is to transfer information from one hemisphere to the other. तो ये आप याद रखें कि which organ connects the two hemispheres of the brain, तो यहाँ पर corpus callosum उसका आंसर होगा।
The highly developed cortex enables us to think, reason out, invent, plan and memorize. Overall, the cerebrum is the seat of intelligence, consciousness and willpower. It controls all voluntary actions. Figure 9.5 shows some major functions associated with different areas of the brain. ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा पोर्शन ब्रेन का कौन सा फंक्शन करता है, लेकिन इसके चांसेस कम ही हैं। आप इन्हें एक बार देख लें कि थिंकिंग के लिए, मेमोरी के लिए, स्पीच, स्मेल, टेस्ट, हियरिंग, बॉडी बैलेंस, विजन और मूवमेंट के लिए कौन कौन से पार्ट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन सा पोर्शन में कौन सा पार्ट सिचुएटेड है ब्रेन का, तो आप उस डायग्राम पर ज़्यादा फोकस करें। आप ये वैसे भी याद रख सकते हैं कि कौन सा पोर्शन कौन सा फंक्शन करता है, तो आपको डायरेक्टली ये वाला डायग्राम भी याद हो जाएगा। What is generally called subconscious or unconscious mind is also located in the cerebrum. Many past experiences are covered up by more recent impressions which dominate conscious activity. In dreams or when hypnotized, the skillfully questioned past experiences may be recalled. तो subconscious mind का भी सेंटर यही cerebrum में होता है। अगला है cerebellum, जिसे लिटिल ब्रेन भी कहा जाता है। ये काफ़ी स्मॉलर एरिया होता है ब्रेन का, जो कि बेस में लोकेटेड होता है और लार्ज सेरेब्रम के अंडर होता है। इट हैज़ नो कॉन्वोल्यूशंस बट हैज़ न्यूमरस फरोज। दिस ऑल्सो हैज़ द आउटर कॉर्टेक्स मेड ऑफ ग्रे मैटर। सेंट्रली इट हैज़ वाइट मैटर विच इन अ मीडियन सेक्शन अपीयर्स लाइक अ ब्रांचिंग ट्री। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेरेबेलम का डायग्राम, ये एक ब्रांचिंग ट्री की तरह दिखता है। और जब हम लोग बचपन में इसका डायग्राम बनाते थे तो जनरली हम लोग ब्रांचेस की ही तरह, लीव्स के जो वेन्स होते हैं उनकी ही तरह इसका डायग्राम बना दिया करते थे। ये इसीलिए क्योंकि जो अंदर का वाइट मैटर होता है वो उसी फॉर्म में अरेंज्ड होता है। द मेन फंक्शन ऑफ cerebellum is to maintain balance of the body and coordinate muscular activity. The impulse for performing a muscular act originates in the cerebrum and not in the cerebellum. For example, if you stand up and walk, the impulse for this activity arises in the cerebrum. The act of walking involves coordinated working of many muscles. Proper coordination and timing and relaxation is the responsibility of cerebellum. तो cerebellum डायरेक्टली ऐसे सेंसेशंस को जनरेट नहीं करता जो कि आपकी मसल एक्टिविटी को कॉज करते हैं। cerebellum का फंक्शन ज़्यादा जो होता है वो है कोऑर्डिनेशन इन मसल्स का करना, ताकि आप एक बेटर बॉडी बैलेंस बनाकर रख सकें। इसके बारे में आपने पढ़ा है लास्ट ईयर भी, क्लास 10th में भी आपको दिया गया था कि cerebellum के मेजर फंक्शंस ये होते हैं। Medulla oblongata. The medulla oblongata is the lowest portion of the brain located at the base of the skull. It is roughly triangular and is continued behind the spinal cord. Its function is to control the activities of internal organs. ये एक मेजर पोर्शन है क्योंकि आपको हो सकता है medulla oblongata, pons varolii और cerebellum में कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन पूछा जा सके कि इंटरनल ऑर्गन्स को कौन सी पार्ट कोऑर्डिनेट करती है। तो आपको इन चीज़ों पर खासा फोकस देना है कि इनके फंक्शंस आपको नाम के साथ याद हों कि कौन सा पार्ट कौन सा फंक्शन निभाता है। फॉर एग्जाम्पल, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, मूवमेंट ऑफ ब्रीदिंग, बीटिंग ऑफ द हार्ट एंड मेनी इनवॉलेंट्री एक्शंस। इंजरी टू द मेडुला जनरली रिजल्ट्स इन द डेथ। मेडुला ऑब्लोंगेटा यहाँ बेस में होता है ब्रेन के, ट्रायंगुलर शेप का होता है और इसके अंदर अगर इंजरी कभी हो जाती है तो जनरली डेथ हो जाती है, क्योंकि आप देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट इनवॉलेंट्री एक्शंस ये कंट्रोल करता है। 3 प्राइमरी रीजन्स ऑफ द ब्रेन, यहाँ पर फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बारे में थोड़ी डिटेल में बात की गई है। सेरेब्रम इज द सीट ऑफ इंटेलिजेंस, मेमोरी, कॉन्शियसनेस, विल पावर, वॉलेंट्री एक्शंस एक्सेट्रा। डायएन्सेफेलॉन, इसमें थैलेमस और हाइपोथैलेमस होता है। रिलेज पेन एंड प्रेशर इंपल्सेस टू द सेरेब्रम, थैलेमस का काम, और हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स द बॉडी टेम्परेचर एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। हम लोग एंडोक्रीन वाले सिस्टम में पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में थोड़ा और डिटेल में, और कैसे ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, विच इन टर्न कंट्रोल्स द होल एंडोक्रीन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। मिड ब्रेन, ये स्मॉल ट्यूबुलर पार्ट है, इसमें रिफ्लेक्सेस इन्वॉल्विंग आइज एंड ईयर्स। इसमें असल में 4 पार्ट्स होते हैं मिड ब्रेन में। इसके बारे में आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ये याद रखें कि इसमें रिफ्लेक्सेस ऑफ आइज और ईयर्स को कंट्रोल करते हैं ये मिड ब्रेन के पोर्शंस। हाइंड ब्रेन में सेरेबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। पोन्स वेरोली का भी फंक्शन सेंटर ऑफ ब्रेन बिलो द सेरेबेलम होता है। ये इम्पल्स कैरी करती है एक हेमिस्फीयर से दूसरे हेमिस्फीयर में और कोऑर्डिनेट करती है मस्कुलर मूवमेंट बोथ साइड्स ऑफ द बॉडी में। पोन्स वेरोली का भी फंक्शन आप याद रखें, क्योंकि हाइंड ब्रेन के ये तीनों रीजन्स के फंक्शंस पर आपको क्वेश्चन देकर कंफ्यूज करने की कोशिश की जा सकती है। अगला है द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में भी सिमिलर अरेंजमेंट होता है, पर यहाँ द ग्रे मैटर कंटेनिंग द सेल बॉडीज एंड एसोसिएशन न्यूरॉन्स लाइज ऑन द इनर साइड एंड द वाइट मैटर ऑन द आउटसाइड।
तो यहाँ पर ऑपोजिट हो जाता है, जो कि ब्रेन के अरेंजमेंट से यहाँ ग्रे मैटर अंदर और वाइट मैटर बाहर की तरफ सिचुएटेड होता है। ये भी प्रोटेक्टेड होता है मेनिंजेस से, जैसा हमने ऊपर देखा बताया था कि जो 3 मेनिंजल लेयर्स होते हैं वो भी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं। फंक्शंस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड: रिफ्लेक्सेस बिलो द नेक, conducts sensory impulses from the skin and muscles to the brain, conducts motor responses from the brains to muscles of the trunk and the limbs। जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है नेक के बिलो वो सभी स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये सेंसरी इम्पल्सेस जो कि ब्रेन देता है, ब्रेन को चाहिए होता है स्किन से, वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही वहाँ तक पहुँचता है, और जो मोटर इम्पल्सेस होते हैं जो ब्रेन से आते हैं वो मसल्स तक पहुँचाने का काम भी यही स्पाइनल कॉर्ड करता है। अगला है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें आता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेट्स ऑफ नर्व्स, क्रेनियल एंड स्पाइनल। क्रेनियल नर्व्स में सेंसरी लाइक ओल्फैक्टरी एंड ऑप्टिक एंड ऑडिटरी, जैसा हमने पढ़ा था कि सेंसरी नर्व्स में सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। मोटर नर्व्स लाइक ones going to the eye muscle and mixed nerves like going to and coming from the face and tongue। फेस और टंग में क्योंकि हमें सेंसेशन लेने की और इंफॉर्मेशन देने दोनों की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पर मिक्स्ड नर्व्स होते हैं। स्पाइनल नर्व्स, इसमें 31 पेयर्स होते हैं, जो कि 8 नेक में, 12 थोरैक्स में, 5 लंबर, 5 सैक्रल और 1 पेयर इन कॉकेजियल रीजन्स में पाए जाते हैं। ये नंबर्स आपको याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि आपको पूछा जा सकता है कि कितने पेयर्स किस रीजन में सिचुएटेड होते हैं। A typical spinal nerve originates from the spine cord by means of 2 roots, a dorsal and a ventral. Each dorsal root has an ovoid dorsal ganglion. Every spherical spinal nerve is a mixed nerve having both sensory and motor fibers. At the junction of 2 roots, the sensory and motor fibers separate out. The sensory fibers continue in the dorsal root and motor fibers into the ventral root. ये आप याद रखें कि कौन सा जो फाइबर होता है वो किस साइड में सिचुएटेड होता है। आप इसे एक बार फिर से देख सकते हैं कि सेंसरी फाइबर्स डॉर्सल रीजन में और मोटर फाइबर्स वेंट्रल रीजन में सिचुएटेड होते हैं। ये जो डायग्राम है आप इसे मैं कहूँगा कि याद ही कर लें कि किस तरह से ये वाला डायग्राम, किस तरह से कौन सा नर्व ओरिजिनेट होता है और किस तरफ जाता है, क्योंकि इससे भी डायरेक्टली क्वेश्चंस मैंने देखे हैं कुछ पेपर्स में आते हुए कि वो लोग स्पाइनल कॉर्ड का एक डायग्राम दे देंगे, आपको डॉर्सल और वेंट्रल रीजन मार्क कर देंगे और फिर आपसे पूछा जाएगा कि कौन से रीजन में कौन सा नर्व निकलता है और कौन सा नर्व पहुंचता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में इसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम्स होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन से नर्वस सिस्टम का क्या काम होता है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमें प्रिपेयर करता है वॉलेंट एक्शंस अगेंस्ट अबनॉर्मल कंडीशंस के लिए, जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे नॉर्मल कंडीशंस को रीस्टैब्लिश करता है। ये डायग्राम आप याद रख लें। आपसे पूछा जा सकता है कि किस रीजन में क्या इफेक्ट पड़ता है ऐसे डेंजरस सिचुएशंस का जो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम या फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कॉज करता है। तो जैसा आप लोग यहाँ देख सकते हैं हमारे हर ऑर्गन को अप्रॉक्सीमेटली कवर किया है इसने। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम एट अ ग्लांस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सोमैटिक और ऑटोनोमिक। ऑटोनोमिक में भी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में ये डिवाइड होता है, जबकि ब्रेन में सेरेब्रम, सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा वाले पार्ट्स होते हैं। Emotions and autonomic nervous system. Autonomic nervous systems is strongly influenced by emotions such as grief, anger, fear, sexual simulations, etc. High blood pressure, stomach ulcers and some other troubles may arise due to long continued emotional stress. Generally ये देखा गया है कि जब भी आप इमोशनल स्ट्रेस में होते हैं तो आपका बीपी फ्लक्चुएट करने लगता है, या तो वो काफ़ी कम हो जाता है या काफ़ी बढ़ जाता है, और कभी कभी ये आपके लिए प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है। रिफ्लेक्सेस, यहाँ पर वॉलंटरी और इनवॉलंटरी की बात की गई है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्शन विच अकर इन द बॉडी, वॉलंटरी विच आर परफॉर्म्ड कॉन्शियसली एंड इनवॉलंटरी विच आर परफॉर्म्ड अनकॉन्शियसली। वॉलंटरी एक्शंस, यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए गए हैं आपको समझाने के लिए। आपको पता ही है कि वॉलंटरी एक्शंस क्या होते हैं और इन्हें अंडरटेक करने के लिए हम जनरली अपने कॉन्शियस माइंड से सोचकर इन एक्शंस को करते हैं, जबकि इनवॉलंटरी एक्शन हमारे कंट्रोल के बाहर होते हैं और ये अपने आप ही हो जाते हैं। रिफ्लेक्शंस, यहाँ इनवॉलंटरी और वॉलंटरी के बीच में डिफरेंसेस दिए गए हैं। आप इन डिफरेंसेस को एक बार देख सकते हैं। आपको कॉन्सेप्चुअली अगर इससे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसका आंसर इसी के बेसिस पर कर सकते हैं।
टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस नेचुरल और कंडीशनड होते हैं। कंडीशनड रिफ्लेक्स के लिए एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट किया था पावलोव ने। इस एक्सपेरिमेंट को आप याद रख लें तो बेहतर है। क्या हुआ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब डॉग को फूड दिखाया गया तो डॉग सैलिवेट करता है। फिर उसके सामने बेल बजाई जाती है लेकिन डॉग सैलिवेट नहीं करता है। फिर अगली बार क्या हुआ कि हम लोग जब फूड डॉग को प्रेजेंट करते हैं तो बेल भी बजाते हैं। इससे डॉग फूड को देखता है और बेल को सुनता है और वो सैलिवेट करता है। फिर जब ऐसा उसकी हैबिट, उसके रिफ्लेक्स में हम लोग ऐसा बना देते हैं तो जब भी हम लोग बेल बजाते हैं तो डॉग सैलिवेट करने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि अब उसे फूड मिलेगा। ये एक एग्जाम्पल दिखाता है कि किस तरह से कंडीशन रिफ्लेक्स हमारी बॉडी में बनाए जा सकते हैं। उसके बाद नेचुरल इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है। नर्वस पाथवेज इन रिफ्लेक्सेस, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। A reflex action must be quick to have value, therefore the pathway for receiving and sending information must be short. In a simple reflex, impulses are not conducted up and down the spinal cord but leave at the same level at which they enter. This may involve 2 neurons or 3 neurons. When it involves 2 neurons, these are dorsal sensory and ventral motor neuron. जैसा मैंने आपको ऊपर डायग्राम में दिखाया था, आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि किस रीजन से कौन सा न्यूरॉन निकलता है, वो क्या फंक्शन करता है। Located in the ventral part on the gray matter of the spinal cord with its fiber in the ventral root. The impulse from the sense receptor is received through the sensory fibers of the dorsal root of the spinal nerve, and as it reaches the motor neuron in the spinal cord, a response impulse is immediately flashed, like the reflection through the spinal nerve to the effector muscle to react. Sometimes a third neuron, an intermediate connecting association या relay neuron, is included in the reflex arc lying between the sensory fiber and the motor neuron inside the spinal cord as it is shown in figure 9.7b. After the instant response, the sensation is also carried to the brain via the interconnecting longitudinal nerve fibers in the spinal cord. एक बार एक्शन ले लिया जाता है, उसके बाद इसकी जानकारी दे दी जाती है ब्रेन को कि ऐसा ब्रेन उस पर बाद में थिंकिंग करता है कि क्या वो एक्शन सही था या नहीं। कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्स सिस्टम में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रिफ्लेक्स एक्शन लिए जाते हैं। इसमें involves neurons at different levels of the spinal cord. While walking in the dark on a road, if you happen to step on a coiled piece of rope, you suddenly jump aside with the fear of a suspected snake. Virtually all the skeletal muscles are involved in this reflex. The term reflex comes from Latin word reflexes, meaning reflected or directed back. यहाँ पर एक पाथवे दिया गया है रिफ्लेक्स एक्शन को समझाने के लिए। स्टिमुलस से रिसेप्टर में आता है जो कि सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है, जो कि मोटर न्यूरॉन के थ्रू इफेक्टर मसल्स को भेजते हैं जो कि रिस्पॉन्स देता है उस स्टिमुलस के प्रति। रिफ्लेक्स आर्क इज द शॉर्टेस्ट रूट दैट कैन बी टेकन बाय एन इम्पल्स फ्रॉम अ रिसेप्टर टू एन इफेक्टर। रिसेप्टर सेंसरी न्यूरॉन्स के बारे में आपने ऊपर भी पढ़ा है कि ये सब क्या होते हैं। Remember, all reflexes are involuntary, but not all involuntary actions are not reflexes. Certain involuntary actions can be consciously repeating them with specific stimuli can become involuntary, and such actions are called conditioned reflexes. Reflexes generally involuntary होते हैं, लेकिन सभी involuntary actions reflex नहीं होते। ये तो आप कॉमन लाइफ एग्जाम्पल से भी ले सकते हैं, और कभी कभी वॉलंटरी एक्शंस को भी इतनी बार रिपीट कर सकते हैं हम लोग कि वो भी कंडीशन रिफ्लेक्स हो जाए। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हुआ।